सभी विद्यार्थियों का मेरी हिंदी की कक्षा में एक बार पुनः स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम आपकी साहित्य की पुस्तक के अध्याय मिलावट की चर्चा करेंगे। इस पाठ को हम पंक्तिबद्ध रूप से पढ़ेंगे, समझेंगे एवं इसकी विवेचना को अपने हृदय में उतारेंगे। तो बच्चों, आइए देर ना करते हुए हम चलते हैं इस अध्याय की ओर, जिसके रचयिता, जिसके लेखक सआदत हसन मंटो हैं। इस अध्याय में बच्चों आपको जानने को यह मिलेगा कि कैसे लोग आजकल मिलावट करते हैं। हर वस्तु में, हर व्यवहार में, हर व्यक्ति में मिलावट है, यहाँ तक कि जहर में भी मिलावट है। और कैसे आजकल ये मिलावटखोरों का ज़माना आज प्रगति की ओर चल रहा है और कैसे समाज की दुर्गति हो रही है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में महत्वपूर्ण पंक्तिबद्ध रूप से चर्चा एवं विवेचना करेंगे। तो बच्चों, आइए चलते हैं हम अपने पाठ की ओर। अमृतसर में अली मोहम्मद की मनिहारी की छोटी सी दुकान थी। मनिहारी की दुकान अर्थात कॉस्मेटिक की दुकान थी। अमृतसर में अली मोहम्मद की मनिहारी की छोटी सी दुकान थी, पर उसमें हर चीज़ मौजूद थी। वहाँ के दूसरे दुकानदार ब्लैक करते थे, यानी कि वहाँ के जो दूसरे दुकानदार थे वो अपने माल को उचित दाम से बढ़ाकर अधिक मूल्य पर बेचते थे, अर्थात ब्लैक करते थे। मगर अली मोहम्मद उचित दर पर यानी उचित मूल्य पर अपना माल बेचता था। यही कारण था कि लोग दूर दूर से उसके पास आते और अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते थे। वह मजहबी किस्म का आदमी था। मजहबी मतलब अपने धर्म को कट्टरता से मानने वाला, धार्मिक मजहबी किस्म का, मजहबी तरीके का व्यक्ति था। ज़्यादा मुनाफा लेना वह पाप समझता था। मुनाफा अर्थात लाभ, अर्थात प्रॉफिट, ज़्यादा यानी अधिक, ज़्यादा मुनाफा लेना वह पाप समझता था, क्योंकि पहले ही बता दिया गया कि वह मजहबी किस्म का आदमी था। अकेली जान थी, यानी वो अकेला रहता था। उसके लिए जायज़ मुनाफा ही काफ़ी था। जायज़ मतलब उचित मुनाफा, उचित लाभ ही काफ़ी था, क्योंकि वो अकेला ही रहता था, उसका कोई परिवार नहीं था। सारा दिन दुकान पर बैठता, ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। उसको कभी कभी बहुत अफसोस होता, विशेषकर जब वह किसी ग्राहक को सनलाइट साबुन की एक टिकिया ना दे सकता या कैलिफोर्नोन तेल की बोतल, क्योंकि ये चीज़ें उसे सीमित मात्रा में मिलती थीं। उसको बड़ा अफसोस होता जब उसकी दुकान से कोई ग्राहक खाली हाथ लौट कर जाता। यहाँ पर उदाहरण के तौर पे सनलाइट साबुन और कैलिफोर्नोन तेल की बोतल की बात की गई है। उसे बहुत ही खराब लगता जब वह किसी ग्राहक को खाली हाथ लौटा देता। ब्लैक न करने के बावजूद वह खुशहाल था। उसने 2000 रुपये पहले से अलग रखे हुए थे। जवान था। एक दिन दुकान पर बैठे बैठे उसने सोचा कि अब शादी कर लेनी चाहिए। अली मोहम्मद के पिता काफ़ी समय हुआ अल्लाह को प्यारे हो गए थे, यानी उनका शरीर शांत हो गया था। उसकी ना कोई बहन थी और ना कोई भाई। वह बिल्कुल अकेला था। जब वह 10 वर्ष का था, उसने अखबार बेचने शुरू किए। उसके बाद खोमचा लगाया, अर्थात ठेला लगाया। फिर कुल्फ़ियाँ बेची। जब उसके पास 1000 रुपये जमा हो गए तो उसने एक छोटी सी दुकान, जैसे कि दुकान आप देख सकते हैं बच्चों, जब उसके पास 1000 रुपये जमा हो गए तो उसने एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली और मनिहारी का सामान खरीद कर बैठ गया। अली मोहम्मद ईमानदार था। उसकी दुकान थोड़े ही दिनों में चल निकली। जहाँ तक आय का संबंध था, वह उससे बेफिक्र था, यानी उसको चिंता नहीं होती थी अपनी इनकम की, अपनी आय की, अपने लाभ की, अपने प्रॉफिट की, अपने मुनाफे की। वह चाहता था कि अपना घर बसाए, अर्थात शादी कर ले, उसकी पत्नी हो और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की कोशिश करे। अली मोहम्मद की ज़िंदगी मशीन जैसी बन गई थी। सुबह दुकान खोलता, ग्राहक आते, उन्हें सौदा देता, अर्थात उनसे लेन देन करता। शाम को दुकान बंद करता और एक छोटी सी कोठरी में, जो उसने शरीफपुरा मोहल्ले में
किराए पर ले रखी थी, आकर सो जाता। गंजे का होटल था, उसमें वह खाना खाता सिर्फ एक वक्त। सुबह नाश्ता जैमल सिंह के कटरे में हलवाई की दुकान में करता, दुकान खोलता और शाम तक अपनी गद्दी पर बैठा रहता। उसके अंदर शादी की ख्वाहिश यानी इच्छा तेज़ी से बढ़ती जा रही थी, लेकिन सवाल यह था कि इस मामले में उसकी मदद कौन करे। अमृतसर में उसका कोई दोस्त यार भी नहीं था जो उसके लिए कोशिश करता। वह बहुत परेशान था। शरीफपुरा की कोठरी में रात को सोते समय वह कई बार रोया करता कि उसके माँ बाप इतनी जल्दी क्यों मर गए। उसकी समझ में नहीं आता था कि वह शादी कैसे करे। बहुत देर तक सोचता रहा। इस बीच में उसके पास 3,000 रुपये जमा हो गए थे। उसने एक दूसरा घर जो अच्छा खासा था किराए पर ले लिया, पर वह रहता शरीफपुरा में ही था। एक दिन उसने अखबार में एक विज्ञापन देखा जिसमें यह लिखा था कि शादी के इच्छुक हमसे संपर्क करें। आप देखते होंगे अखबारों में शादी विवाह के विज्ञापन आते हैं, वैसे ही उसने भी अखबार में एक विज्ञापन देखा जिसमें यह लिखा था कि शादी के इच्छुक हमसे संपर्क करें। रविवार को वह दुकान नहीं खोलता था। उस दिन वह उस पते पर गया और वहाँ उसकी मुलाकात एक बुज़ुर्ग से हुई। बच्चों, आप देख सकते हैं अली मोहम्मद एक बुज़ुर्ग से मुलाकात कर रहा है। बुज़ुर्ग ने उसको एक एक करके 20-25 तस्वीरें दिखाईं कि जब वह उनमें से कोई पसंद कर ले। एक लड़की की तस्वीर अली मोहम्मद को पसंद आ गई। उसने बुज़ुर्ग से कहा, जनाब, यह लड़की मुझे पसंद है। बुज़ुर्ग फरमाया, तुमने एक हीरा चुन लिया है। उसने गुनगुनाना शुरू कर दिया, बस जनाब, आप बात पक्की कर दीजिए। अली मोहम्मद ने बुज़ुर्ग को उसकी फ़ीस जो 300 रुपये थी दे दी। सब कुछ तय हो गया और अली मोहम्मद ने उस लड़की से शादी कर ली। वह अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर आया। जब उसने दुल्हन का घूंघट उठाया तो उसे चक्कर सा आ गया। बात यह थी कि उस बुज़ुर्ग ने उसके साथ धोखा किया था। लड़की बेहद बदसूरत निकली। अली मोहम्मद लड़खड़ाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया और देर तक सोचता रहा कि यह क्या हुआ, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। अली मोहम्मद ने अपनी दुकान ना खोली। 2,000 रुपये वह अपनी शादी में खर्च कर चुका था। अब उसके पास सिर्फ 700 रुपये बचे थे। उसने सोचा कि शहर ही छोड़ दूं। सारी रात जागता रहा। आखिर उसने फ़ैसला कर ही लिया। सुबह 10 बजे उसने अपनी दुकान एक व्यक्ति को 5,000 रुपये लेकर औने पौने दामों में बेच दी। औने पौने दामों में बेचना अर्थात कम दामों में उसने बेच दी और टिकट कटवा कर लाहौर चल पड़ा। अमृतसर के पास लाहौर है, इसलिए वह लाहौर चला गया। लाहौर जाते हुए गाड़ी में किसी जेब कतरे ने बड़ी सफाई से उसके बचे रुपए गायब कर दिए। अली मोहम्मद बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसने सोचा कि शायद खुदा को यही मंजूर हो। लाहौर पहुंचा तो उसकी दूसरी जेब में जो कतरी नहीं गई थी, मात्र 10 रुपये और 11 आने थे। इससे उसने कुछ रोज़ गुजारा किया, लेकिन जल्द ही फाकों की नौबत आ गई, अर्थात भूखे मरने की घड़ी आ गई, यानी भूखे मरने की नौबत आ गई। इस दौरान उसने कहीं ना कहीं नौकरी करने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहा, यानी उसको कोई नौकरी नहीं मिली। वह इतना हताश हो गया, निराश हो गया कि उसने आत्महत्या का इरादा कर लिया, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। इसके बावजूद एक रात वह रेल की पटरी पर लेट गया। ट्रेन आ रही थी, मगर कांटा बदला और वह दूसरी लाइन पर चली गई, क्योंकि उसे उधर ही जाना था। उसने सोचा कि मौत भी धोखा दे जाती है। उसने आत्महत्या का ख्याल छोड़ दिया।
और हल्दी तथा मिर्च पीसने वाली एक चक्की में 20 रुपये माहवार अर्थात 20 रुपये महीने पर नौकरी कर ली। यहाँ उसे पहले दिन ही मालूम हो गया कि दुनिया धोखा ही धोखा है। हल्दी में पीली मिट्टी की मिलावट की जाती है और मिर्च में सुर्ख ईंटों की यानी लाल ईंटों की। 10 वर्ष तक अली मोहम्मद इस चक्की पर काम करता रहा। उसका मालिक हर महीने कम से कम 700 रुपये कमाता था। इस दौरान उसने 500 रुपये बचा लिए थे। एक दिन उसने सोचा कि जब सारी दुनिया में धोखा ही धोखा है तो वह भी क्यों ना धोखा करे। अली मोहम्मद ने अपनी चक्की खोल ली और वहाँ मिर्च और हल्दी में मिलावट करने का काम शुरू कर दिया। उसकी आय अब काफ़ी अच्छी होने लगी थी। उसको शादी का कई बार ख्याल आया, मगर जब उसकी आंखों के सामने उस पहली रात का नक्शा आया तो वह काँप गया। अली मोहम्मद खुश था। उसने धोखेबाजी पूरी तरह सीख ली थी। उसको अब इसके सारे गुर मालूम हो गए थे, यानी तकनीक मालूम हो गई थी। कितनी लाल मिर्च में कितनी ईंट पीसनी चाहिए, हल्दी में कितनी पीली मिट्टी डालनी चाहिए और फिर वज़न का हिसाब क्या रखना चाहिए, आदि आदि उसको सारे गुर यानी सारी तकनीक उसको पता चल गए थे। यह सब उसको अच्छी तरह मालूम हो चला था। लेकिन एक दिन उसकी चक्की पर पुलिस का छापा पड़ा। हल्दी और मिर्च के नमूने बोतलों में डालकर मुंह बंद कर दिए गए और जब रिपोर्ट आई कि उनमें मिलावट है तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसका लाहौर में कौन था जो उसकी जमानत देता, जमानत अर्थात बेल। कई दिन हवालात में बंद रहा। आखिर मुकदमा अदालत में पेश हुआ और उसे 300 रुपये जुर्माना यानी पेनल्टी और 1 महीने के सश्रम कारावास की सज़ा हुई। सश्रम कारावास की सज़ा हुई अर्थात जो भी जेल में डाला गया था उसको वहाँ पर मेहनत करते हुए, चक्की चलाते हुए, काम धाम करते हुए ऐसी सज़ा उसको मिली। जुर्माना तो उसने अदा कर दिया, लेकिन 1 महीने की सश्रम कैद उसे भुगतनी ही पड़ी। यह 1 महीना उसकी ज़िंदगी में बहुत ही कड़ा और कठिन था। इस दौरान वह अक्सर सोचता था कि उसने बेईमानी क्यों की, जबकि उसने अपनी ज़िंदगी का यह नियम बना लिया था कि वह कभी धोखेबाजी नहीं करेगा। सोचता कि उसे अपनी ज़िंदगी समाप्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि वह इधर का रहा ना उधर का रहा। आप देख सकते हैं बच्चों, इसको कैसे कारावास की सज़ा भुगतनी पड़ रही है। 1 महीने तक बेचारा कारावास में रहा बेईमानी के चलते हुए, और सोचता कि उसे अपनी ज़िंदगी समाप्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि वह इधर का रहा ना उधर का। बेहतर यही होगा ताकि उसकी मानसिक परेशानी खत्म हो। इसलिए जब वह जेल से बाहर निकला तो यह मजबूत इरादा लेकर निकला कि आत्महत्या कर लेगा। इस मतलब के लिए उसने 7 दिनों तक मजदूरी की और 2-3 रुपये जमकर जमा कर लिए। इसके बाद उसने सोचा कि कौन सा जहर होगा जो प्रभावकारी हो सकता है। उसने संखिया का नाम सुना था जो बड़ा कातिल होता है। उसका नाम था संखिया, इंग्लिश में कहते हैं आर्सेनिक, जो कि सांप के फुंकार के जहर से बनता है। मगर यह संखिया कहाँ से मिलती? उसने बहुत ही तलाशा, इधर उधर उसने खोजबीन की और उसे एक दुकान से संखिया मिल ही गई। अली मोहम्मद ने शाम की नमाज़ पढ़ी और खुदा से अपने पापों की माफ़ी मांगी कि वह हल्दी और मिर्च में मिलावट करता रहा। फिर रात को संखिया खाई और फुटपाथ पर सो गया। उसने सुना था कि संखिया खाने वालों के मुंह से झाग निकलती है, बेहोशी के दौरे पड़ते हैं, बड़ा कष्ट होता है, मगर उसे कुछ भी ना हुआ। सारी रात वह अपनी मौत का इंतज़ार करता रहा, मगर वह नहीं आई। सुबह उठकर वह उस दुकानदार के पास गया जिससे संखिया खरीदी थी। दुकानदार से पूछा, भाई साहब,
यह आपने मुझे कैसी संख्या दी है कि मैं अभी तक नहीं मरा? दुकानदार ने आह भर कर कहा, क्या कहूँ भाई, मेरे भाई, आजकल हर चीज़ या तो नकली होती है या उसमें मिलावट होती है। तो बच्चों, आपने देखा इस कहानी में हर चीज़ में मिलावट पाई गई। शुरू में जब उसने मनिहारी की दुकान खोली थी और शादी का सपना देखा था अली मोहम्मद ने, तो वह बुज़ुर्ग के पास जाता है। बुज़ुर्ग भी लड़की की फ़ोटो अच्छी दिखाता है और बाद में जिससे शादी होती है वह लड़की बेहद बदसूरत निकलती है। यानी शादी विवाह में भी आजकल मिलावट हो गई है। बाद में वह तंग होकर जब लाहौर जाता है और लाहौर में उसकी जेब कट जाती है, बहुत निराश हो जाता है, क्योंकि उसने सोचा कि यह खुदा की ही मर्ज़ी है। और आगे चलकर जब वह हल्दी और मिर्च की दुकान पर नौकरी करता है, पैसा जमा करता है और स्वयं हल्दी और मिर्च की दुकान खोल लेता है, तो उसको लगता है कि अब मुझे मिलावट करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही वह मिलावट का धंधा चालू करता है तो पुलिस का छापा उसकी दुकान पर पड़ जाता है और उसको मिलावट की सज़ा भुगतनी पड़ती है। उसको जेल हो जाती है और जेल जाने के बाद वो सोचता है कि अब मुझे जहर खाकर आत्महत्या कर लेनी चाहिए। लेकिन संख्या नामक जहर, जो कि वह एक दुकानदार से ख़रीदता है, उसमें भी मिलावट रहती है और वह जहर भी काम नहीं करता। उससे पहले जब वह पटरी के नीचे लेटता है तो ट्रेन अपना रास्ता बदल देती है, कांटा बदल देती है, आदि आदि, क्योंकि हर चीज़ में मिलावट हो गई। ट्रेन में भी मिलावट हो गई, जहर में भी मिलावट हो गई, शादी विवाह में भी मिलावट हो गई। मिलावट का ज़माना है, इसलिए मिलावट से सावधान रहना चाहिए, मिलावटखोरों से सावधान रहना चाहिए और अपने व्यवहार में, अपने आचार में, अपने चरित्र में भी मिलावट नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, आज के लिए आपका पाठ मैं आज समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो संस्करण में एक नए पाठ के साथ, एक नए अध्याय के साथ हम सभी आप सबके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए एवं सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।